नमस्कार, पंजाब की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मोगा में सीआरओ के शहरी प्रधान संजय शर्मा अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिन्हें शहरी प्रधान बनाया गया है। मौके पर आप विधायक डॉक्टर अमनदीप और अरोड़ा और नगर निगम मेयर बलजीत चन्नी भी मौजूद रहे और संजय शर्मा को पार्टी में शामिल करवाया। ਸਾਡੇ मोगा जिले के यूथ प्रधान प्रवीण जी और यूथ प्रधान गुलाब सिंह जी और साडे मेयर साहब और साडे चेयरमैन साहब और एमसी साहबाना की मौजूदगी दे विच संजय शर्मा जी जिहड़े तकरीबन 1.5 साल पहला सानू ज्वाइन कर चुके थे और जिस तरह उन्होंने इस टाइम के विच साडी पार्टी के लिए काम किया। तो वहीं अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां सेक्टर 15 स्थित कोठी नंबर 2033 पन्नू का आवास, जिस पर एनआईए की टीम ने नोटिस लगा दिया है। इसके अलावा अमृतसर में गांव खानकोट में पन्नू की कृषि भूमि को भी जब्त कर लिया गया। बता दें कि कार्रवाई एनआईए टीम मोहाली के आदेश पर की गई है। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रतिबंधित संगठन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के आवास के बाहर नोटिस लगाया गया है। एनआईए की टीम ने ये नोटिस चस्पा किया है। कृषि भूमि को भी यहां पर उसकी जब्त किया गया। तो एनआईए टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। चंडीगढ़ में प्रतिबंधित संगठन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के आवास के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। पन्नू के आवास के बाहर ये नोटिस लगाया गया है। एनआईए टीम की बड़ी कार्रवाई। नगर कौंसिल नंगल ने इंडियन स्वच्छता लीग सीजन 2 को मुख्य रखते हुए देर रात तक सफाई अभियान चलाया। अधिक जानकारी देते हुए सैनिटरी इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि नंगल नगर कौंसिल के प्रधान अशोक पाथरिया की देखरेख में बाजारों में सफाई का अभियान शुरू किया गया, जिसके चलते आज अड्डा मार्केट की सफाई की जा रही है ताकि लोगों को सुबह साफ सुथरी सड़कें और बाजार दिख सके। उन्होंने कहा कि दुकानदारों से भी अपील की जा रही है कि वे दुकानें बंद होने के बाद अपने कूड़े की संयुक्त रूप से देखभाल करें। नंगल नगर परिषद के अशोक पथरिया ने कहा कि जल्द ही सफाई के लिए टीम एक गठित की जाएगी। मुहिम जी स्वच्छता की मुहिम चल रही है पंदरवाड़ा अपना 15 सितंबर तो 2 अक्तूबर ਉਹਦੇ तहत असी ਜਿਹੜੇ मेन मार्केट है नंगल दियां, जिवें अड्डा मार्केट है, मेन मार्केट है, जवाहर मार्केट होएगी तो रेलवे रोड है, उधर सेक्टर 2 नया नंगल है। इस असी टीमां बना के जी रात को ही सफाई कर देनी। ਜਿਹੜੇ दुकानदारां नूं ਜਿਹੜੇ रात को अपना कूड़ा बाहर रख जाते हैं तो रात को ही असी चक दांगे ताकि सवेरे ना लोड़ पवे। सवेरे जदों आन तो सफाई बिल्कुल इन्हां नूं साफ सुथरी जगह मिले। इस असी हुण दुकानदारां नूं भी अपील करांगे कि अपने ਜਿਹੜੇ लिफाफे मैं देख रहा इन्ने सारे बाहर है भी संभाल के रखो, भी गड्डी नूं ही दिओ, बेनती है उन्होंने। तो ये मुहिम असी अलग तो नाइट स्वीपिंग की टीम बना देंगे आने वाले भविख च, ताकि सफाई का जिहड़ा म्यार है होर उच्चा हो सके। तो वो असी वक्-वक् मार्केटां तकरीबन डेली करिया करांगे अगले महीने तो। देखो, सरकार वालों एक प्रोग्राम चलाया गया है 15 सितंबर तो 2 अक्तूबर तक स्वच्छता लीग है है ना। स्वच्छता लीग दे विच असी की कीता है कि जो प्रोग्राम के अनुसार असी अपना शेड्यूल भी बनाया। दिन दे विच अलग-अलग वार्डां दे विच सफाई हो रही है कि असी रात को भी सफाई का मुहिम शुरू की है, जिहदे विच असी कमर्शियल एरिया जिवें कि अड्डा मार्केट होगी, रेलवे रोड, जवाहर मार्केट होगी, मेन मार्केट होगी, इन्हां सारिया मार्केट्स की सफाई करांगे। ये अभियान लगातार जारी रहूगा। पर असी दुकानदारां नूं अपील करांगे कि जिहड़ा भी कूड़ा बाहर सुੱਟ के जाते हैं वो बाहर ना सुੱਟਣ। साडे गड्डी आउंदी आ, साडे टाटा एस टैंपू आउंदे आ, साडी रिक्शा रेहड़ी आउंदी आ, वो अपनी रिक्शा रेहड़ी नूं कूड़ा देण ताकि बाहर बिल्कुल भी गंदगी ना फैल सके, खुले च कूड़ा ना सुੱਟਿਆ जाए। इहदे नाल शहर की दिख भी वधिया रहूगी, साफ सुथरी रहूगी। तो वहीं फाजिलका जिले में अब चोर गिरोह इतने सक्रिय हो चुके हैं कि कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि बड़े बड़े घरों में हाथ साफ कर रहे हैं। जानकारी देते हुए पीड़ित वरिंदर झिंझा ने बताया कि घर से बीती रात चोरों ने लगभग 60 तोले सोना और 30,000 रुपए नकदी लेकर वो लोग फरार हो गए। चोर इतने शातिर थे कि वे घर के साथ वाली गली से छत के रास्ते घर में घुसने में कामयाब हुए और घर के अंदर सो रहे लोगों के कमरे को
बाहर से कुंडी लगाई। बेखौफ होकर अलमारी तोड़कर सोना, नकदी पर हाथ साफ कर गए, जिसके बाद उन्होंने 2 और घरों को निशाना बनाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से चोरों को पकड़ने की अपील की है। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि डॉग स्क्वाड की टीमों की मदद से जांच की जा रही है। जल्द ही चोर उनकी पकड़ में होंगे। जी कि कितनी चोरी? कम से कम 60 तोड़े करीब सोना चला गया और 22,000 कैश। कितने चोर थे, कुछ पता लगा? नहीं पता नहीं लगा। हम तो 11 बजे करीब सोए थे रात में, 10 बजे के करीब। और सुबह जब उठे तो बाहर से ही कुंडी ली हुई थी जी। तो हमने बेटे को फोन किया कि कुंडी खोल तो आ गए। उसने कुंडी खोली, फिर पता लगा, देखा, चेक किए तो एक वरिंदर जिंजा हैगा ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦਰੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 40-50 ਤੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਟੀਮ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। होशियारपुर में चोरों की बढ़ती संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बस स्टैंड के पास से सामने आया है, जहां चोरों ने बीती रात मेन रोड पर ठाकुर टेलीकॉम को निशाना बनाया और लाखों रुपए के महंगे मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, चोरों ने दुकान में लगे कैमरे भी उलट दिए और जाते समय डीवीआर भी अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मॉडल टाउन थाने के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। दुकान मालिक दीपक ने बताया कि उन्हें 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस अधिकारी गुरदीप सिंह का कहना है कि सूचना के तुरंत बाद वे मौके पर पहुंचे और दुकान मालिक के बयान के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, 에어ਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ, ਘੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਹੈ। ਗੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਚੋਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ? ਚੋਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਉੱਪਰ, ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਲਿਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। तो वहीं चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के 427 नवनियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सीएम भगवंत मान ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। सीधे लिए चलते हैं। इस भवन च आना कल मैं नहीं, बल्कि साडे कुछ अफसर साहबान जो सीनियर पत्रकारां नूं ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਭਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਭਵਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ
ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਭਵਨ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਭਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਊ ਕੰਮ, ਸ਼ਾਇਦ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ, ਵੀ ਬਾਕੀ 4 ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗਣਾਵਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7660 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਕੱਲੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 5714 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 710 ਪਟਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਏਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 560 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 249 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 427 ਅੱਜ ਨੇ ਜੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, 2999 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਇਹ 7660 ਨੇ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 36524 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 36524 ਹੁਣ ਤੱਕ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 36524 ਦੇ 24 ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ PIL ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਹਰਡਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5000 ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਜੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5000 ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 211 ਹੋ ਗਏ 211 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 15 ਹੋ ਗਏ 15 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 25 ਨੇ 25 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਾਂ ਵੜੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 3 ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ।
ਕਿ ਜੀ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਗਾ, 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਨੇ, 700 ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 2 ਲਾਉਣਾ, ਐ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਫਿਰ 2 ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਬੱਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਸਾਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਐ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਢਾਬਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਲਾਓ ਡੀਟੀਓ ਤੇ ਡੀਟੀਓ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਲਓ। ਲੋਕ ਹੀ ਡਰਨ ਲਾਤੇ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ, 2 ਬਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਾਤੇ ਸੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਜਿਹੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, 2 ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਜੇ ਪਰੇ ਹੀ ਖੜਾ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਨਵੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਰਨਵੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਆ ਕੇ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਰਨਵੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਨਵੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਨਵੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3 4 ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਆਖਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਸਚਾਈ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। CMD ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਜ ਜੀ, SDO ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ PSPCL ਦੇ CMD ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਰੱਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 2 ਟੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕਪਤਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਪਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਕਾ ਹਾਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਕੀਰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਥ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਲੋ ਦੁਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਚੜੀਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਨੀਅਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੀਅਤਾਂ। ਨੀਅਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰਤੀ ਸੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 87-88% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਬਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ CMD ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਪੈਸਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਯਾਰ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਬਾਪ ਉਹ ਯਾਰ 2 ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ 3 ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈਨਾ ਆਪਦੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। 9,020 ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵਾਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਹਾਂਗੇ। 1805 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, 1804 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ, 18 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ 90। ਸੋ 1804 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਮੋੜਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਆਪ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੋਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 11-12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਚੱਲਣ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, 664 ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। 40 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜੀ, 90 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? जो मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए मरने मारने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर शरीयत कानून इतना ही प्रिय है तो वे बैंकों से मिलने वाले ब्याज को क्यों लेते हैं, क्योंकि इस्लाम में ब्याज लेने देने को गलत माना गया है।
सच तो ये है कि हम सभी सनातनी हैं। शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में भी साफ कहा गया है कि सबसे पहले सनातन धर्म को ही लोग मानते थे, यानी बाकी के जितने भी धर्म हैं वो सभी सनातन धर्म से निकले हुए हैं। एक बार एक मंदिर पर बहुत सारी चिड़िया बैठी, तभी मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और जब तक मंदिर में रिपेयरिंग का काम चलता रहा तब तक चिड़िया थोड़ी दूर पर मस्जिद पर जाकर बैठने लगी। कुछ दिनों बाद मस्जिद में भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। ऐसे में सभी चिड़ियाओं ने उड़कर पास में बनी चर्च पर अपना डेरा जमा लिया। तभी कुछ दिनों बाद वो देखती है कि मंदिर का काम पूरा हो गया और वो वापस अपने पुराने ठिकाने पर आ जाती है। इसी दौरान कुछ चिड़ियाओं का ध्यान नीचे झगड़ रहे कुछ लोगों पर जाता है। उनमें से एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया अपनी माँ से पूछती है, माँ ये लोग कौन है, क्यों झगड़ रहे हैं? माँ ने कहा, ये सभी कुछ समय पहले तक सनातनी थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग मस्जिद जाने लगे और लोगों ने उन्हें मुस्लिम कहना शुरू कर दिया। कुछ लोग चर्च जाने के कारण ईसाई हो गए। नन्ही चिड़िया ने फिर माँ से पूछा, ऐसा क्यों? जब हम मंदिर पर रहते थे उस वक्त भी हम चिड़िया कहलाते थे, जब हम चर्च या मस्जिद पर जाने लगे तब भी लोग हमें चिड़िया के नाम से ही पुकारने लगे। इसी तरह ये लोग जहां भी जाएं इन्हें केवल सनातनी पुकारा जाना चाहिए। दोस्तों, हम सबसे पहले सनातनी हैं। यही वजह है कि हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हो सकता है परिस्थितियों के कारण दूसरी पूजा पद्धति अपना ली हो। जब तक हम एक ही परिवार के हैं तो कानून अलग अलग कैसे हो सकता है? जब एक घर में दो कानून नहीं चल सकते तो दोहरी कानून व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? ऐसे में एक शायर ने बहुत खूब लिखा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर मध्य प्रदेश के पटवारी कमलबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पटवारियों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। वहीं पटवारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द ही नहीं मानी जाती हैं तो आगे आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारी 2800 ग्रेड पे है और बाकी सहयोगी मांगे 4 और हैं। जैसे स्टेशनरी भत्ता हमको 500 रुपये मिलता है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। गृह भाड़ा भत्ता हमको मिलता है 258 रुपये, जबकि 258 रुपये में कोई मकान किराए से तो मिलता नहीं है। हमको यात्रा भत्ता मिलता है 300 रुपये, जबकि हम कईयों के पटवारी हल्का मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर है। एक बार में इतना पैसा लग जाता है। और अतिरिक्त हल्के जो डबल हल्के हैं उनका हमको मानदेय कुल 500 रुपये मिलता है, जबकि काम दूना करना पड़ता है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं भोपाल के लाल परेड मैदान में पत्र विक्रेता महासम्मेलन आयोजन का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। और मैंने लाडली बहना योजना का भी लाभ उठाया है, आयुष्मान योजना का भी लाभ उठा रही हूँ मैं। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही हमारे भाई साहब सभी के लिए बताओ योजनाएं और चलाए बहनों के लिए, और सभी बहनों के तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। पिंटू विश्वकर्मा है, इन्होंने फेरी लगाकर वेल्डिंग का कार्य करते हैं। 50,000 का इन्हें भी ऋण मिला था बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ये भी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष। पिंटू विश्वकर्मा।
मैं नमस्कार करना चाहूँगा मामा जी का। मामा जी के आशीर्वाद से आज मैंने कार्य करे 10,000 रुपये से मैंने चालू करा था बिजनेस, उसके बाद 20,000 पे पहुँचा, 20,000 से 50,000 का लोन मिला। मेरे पास में पहले सब्जी का लगाता था मैं ठेला, तो मेरे पास में इनकम कम थी, फिर मैंने फैब्रिकेशन का काम सीखता गया धीरे धीरे। तो उसके बाद में मैंने वेल्डिंग मशीन का भी लिया और मेरे पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी, साइकिल से घूमने लगा था। फिर मैंने 50,000 का लोन लिया, उसमें से एक बाइक भी खरीदी और मशीन भी खरीद के मैं काम करने लगा। आज अच्छी इनकम होने लगी, मैं 8,000 रुपये कमाने लगा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं अब छोटे मोटे ठेके भी लेता हूँ, तो 15 से 20,000 तक का भी काम हो जाता है मेरा 12। तो मैं मामा जी से ये कहूँगा कि ऐसा ही आशीर्वाद बना के रखें और ऐसे ही बढ़ने का अवसर मिलता रहे तो हम बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। और इस कार्यक्रम का जिस तरह यहाँ लाभ वितरण हो रहा है, ऐसा ही 413 निकायों में इस कार्यक्रम का लाभ वितरण किया जा रहा है, ऋण का वितरण किया जा रहा है और यूपीआई साउंड बॉक्स का भी वितरण 413 निकायों में किया जा रहा है और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा जा रहा है। और अब हम सादर आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे इस पथ विक्रेता शहरी एवं ग्रामीण महासम्मेलन के कार्यक्रम में प्रदेश की जनता को अपने परिवार की तरह समझने वाले और लाडली बहनों के लाडले भैया, प्रिय भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी और बुजुर्गों के लाडले पुत्रवत स्नेह करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी आत्मीय संवाद करेंगे अपने परिजनों से। जोरदार तालियों से हमारे माननीय मामा जी का स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरे लाडले, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, सभी पथ विक्रेताओं की मेरी बहुत इच्छा थी कि हाथ ठेला में रख के सामान बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, गुमटी में रख के सामान बेचने वाले मेरे भाई और बहनों से एक बार यहां आके बात करूं। और आज मैं बहुत खुश हूं आपसे मिलके। आपको भी मुझसे मिलके खुशी है कि नहीं? तो आप सबका मैं यहां स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी वरिष्ठ नेता गोविंदपुरा की विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे अध्यक्ष मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के भाई प्रताप करोसिया जी, केस शिल्पी मंडल के अध्यक्ष नंद किशोर वर्मा जी, हमारे राजेश सिंगोरानी जी, मलय श्रीवास्तव जी एसीएस, हमारे नीरज मंडलोई जी पीएस, भरत यादव जी, बेलवाल जी, अभी दोनों साथी आपके बीच बोल रहे थे, बेटी प्रियंका और पिंटू विश्वकर्मा, और इसके साथ ही यहां लाल परेड ग्राउंड पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर ये कह रहा हूं कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, और मेरे परिवार हैं आप सब। ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये मेरे भाई बैठे हैं, मेरे भांजे हैं, मेरी भांजियां हैं। मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री थोड़ी हूं भाई, बीच में व्यवधान पैदा मत करो, मुझे जनता से बात करने दो। मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। मैं तो वहीं बैठो, अभी मैं बाद में ऐसे में डिस्टर्ब हो जाएगा। वहीं बैठो, पहले बात पूरी हो जाए उसके बाद लूंगा। अपने अपने जगह बैठे रहेंगे सब। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मैं तो भैया हूं और बेटा बेटियों का मामा हूं। तो ये अपना परिवार है, इतना बड़ा परिवार, और परिवार का मैं मुखिया हूं। तो मेरी ड्यूटी है आपके सुख और दुख का ध्यान रखना। कैसे आपकी जिंदगी सुखी हो, कैसे आप आगे बढ़ते रहें, कैसे परेशानियां दूर हो, इसकी चिंता करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, हम क्यों गरीब रहे भाई? क्या केवल गरीब रहने के लिए हम पैदा हुए? क्या हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए? मैं आपके साथ हूं। आज संकल्प करो कि हम गरीब नहीं रहेंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे,
हम मेहनत करेंगे और हम धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। आपकी सुविधाओं के लिए कई तरह की योजना हमने बनाई। अब इतनी मेरी बहनें बैठी है, इनमें से लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ जिनको लाभ मिल रहा है। देखो कितनी मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, मैंने सोचा कि भाई मुख्यमंत्री है तो बहनें 1500 के लिए क्यों परेशान हो। अरे जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ते थे। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, जरूरी कोई चीज दिलाना हो तो हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। और इसलिए मैंने तय किया मेरी बहनों कि मेरे रहते हुए मेरी बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैंने बना दी लाडली बहना योजना और तय किया कि 1000 रुपया हर महीना खाते में डालूंगा। अब 1000 नहीं, अब बढ़ा के कर दिए 1250 रुपया। अरे इस पे जोर से ताली बजाओ ना, कोई भाषण वाषण थोड़ी दे रहे हो, अपन तो गप लगा रहे हैं। और सुनना, तुम्हारे भाई का ऐलान, पैसे का इंतजाम और कर रहा हूं। जैसे ही होगा बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया, और पैसे का इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया, और इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया, और इंतजाम करूंगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, और होगा तो 2250 करूंगा, फिर और व्यवस्था करूंगा 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर बाद में कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो। नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, अपने परिवार की स्थिति ठीक करेंगे ताकि अपने बच्चे भी सुखी रह सके, अपने बच्चे भी आनंद से प्रेम से जिंदगी जी सके। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? भाई ये देश हमारा भी है, ये धरती हमारी भी है, ये संसाधन हमारे लिए भी है। कांग्रेस ने बरसों तक शोषण किया, गरीब को गरीब ही रहने दिया, कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मेरी बहनों भाइयों, मैं तुम्हारा हिस्सा तुमको देके रहूंगा, तुम्हारा अधिकार तुमको देके रहूंगा। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति है जो तुम्हारा भाई कर रहा है। एक तरफ ऐसी योजना बना के अपनी बहनों के खाते में पैसा डालना, किसान के खाते में पैसा डालना। दूसरी तरफ एक बात और सुन लो, गांव से आए हो चाहे शहर से आए हो, अपने भाई का संकल्प मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का पट्टा तो दूंगा। बोलो सबके पास होना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान ने पैदा किया तो इतनी धरती तो दी होगी यार हमें कि जिस पे अपना मकान बना के रह सके। और अब एक बात और सुनना, जिनके पास कच्ची झोपड़ी है, रहने के पक्के मकान नहीं है, बरसात आती टप 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 पानी छूता है, बच्चों का सोना मुश्किल हो जाता है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान मिलते थे, तो कई के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं थे, लेकिन वो गरीब थे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, उनके लिए मैंने बना दिया अब मुख्यमंत्री आवास योजना। अभी फार्म भरने पंचायत में, गांव में ही भरा रहे हैं। भाई भराएंगे, शुरू हो गए कि नहीं? शुरू हो गए तो फार्म भरो, धीरे धीरे पैसा देके सबके मकान बनवाएगा, तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं। ये व्यवस्था अगर हो जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, जिंदगी अपन आराम से जिए। अभी वो रसोई गैस के दाम थोड़े ज्यादा थे, तो जब लाडली बहना के पैसा मिले तो कई बहनों का भैया रसोई गैस बहुत महंगी है, भैया बहुत महंगी है। तो अब मैंने तय कर दिया, लाडली बहनों को और उज्ज्वला रसोई गैस वाली बहनों को 450 में ही रसोई गैस दी जाएगी, बाकी पैसे मैं भरवाऊंगा। बच्चों की जिंदगी आसान हो। और कई बहनें कहती थी भैया बिजली के बिल देख लो, बड़े बड़े आ गए, मरे जा रहे हैं, इत्तेका से भर दें। तो अब वो बड़े बिजली के बिल भाई भरवाएगा, तुम्हारे पास छोटे बिल आएंगे। अब एक बार वो भी मैं भरवा दूंगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा मामा का है,
मेरे भांजे भांजी है ना, ढंग से पढ़ाना, पढ़ाने में चूक मत करना। उनकी मेहनत से देखो, वो गांव में रहते और 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाते तो साइकिल के पैसा देता हूं 4,500 रुपया। 8वीं पास करके 9वीं में जाते तो फिर साइकिल के 4,500 रुपया देता हूं। 12वीं में अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देता है, लैपटॉप के 25,000 अभी दिए कई बच्चों। और अब अपने गांव के स्कूल में 12वीं में वो पहले नंबर पे आएंगे, एक बेटा एक बेटी, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा, अभी दिए मैंने। और अब एक नहीं 3 को दिलवाऊंगा, 3 बेटा 3 बेटियों को। ये काय के लिए मैं कर रहा हूं, बच्चों में होड़ लग जाए पढ़ने की और खूब मेहनत से पढ़े। यार मामा स्कूटी दिलवाएगा तो पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई अच्छी करेंगे तो बड़े बन जाएंगे। सही बात है कि नहीं? कई बार तुम भी कहती हो ना, बेटा ये मत कर, चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट, टॉफी दूंगी, कुल्फी दिला दूंगी। तो मैं इनका बेटा बेटी परोड़े तो मैं लैपटॉप दिलाऊंगा, तो मैं स्कूटी दिलाऊंगा। गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ना चाहिए कि नहीं? उनको भी पढ़ना चाहिए। मेरी बहन, पढ़ाओ बच्चों को। अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गए तो उनकी फीस चाहे कितनी भी हो, 10 लाख 12 लाख रुपया साल भी होगी, तो वो फीस तुम्हें नहीं भरना। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत करना, अपने बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कांग्रेस ने पाप किया, मेडिकल की डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में कर दी। अब बताओ, अपने बच्चे अंग्रेजी जानते क्या? नहीं जानते, तो अपने बच्चे पीछे रह जाते थे। और इसलिए मैंने तय कर दिया कि मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अब हिंदी में होगी, हिंदी में। अरे कल्लू पन्ना धन्नू मुन्ना जम्मन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बने रे। क्या बड़े लोगों के ठेका है डॉक्टर बनने का? अपन जमाना बदल देंगे, जमाना बदल देंगे अपन। हमारे बच्चों में भी तो बुद्धि और अकल है, तो हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अपनी जिंदगी बनाने का अभियान चल रहा है मेरे बहनों भाइयों। और वैसे ही ये पथ विक्रेता योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर और सीएम स्ट्रीट वेंडर, पथ विक्रेता योजना, ये इसलिए बनाई कि हम छोटे छोटे काम करते हैं, सब्जी भाजी बेचते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, छोटा मोटा किराना बेचते हैं, खाने का सामान बेचते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं। तो कितनी परेशानी होती थी पैसे में। अगर जरूरत पड़े कि 1000 रुपया की जरूरत है, तो सब्जी भाजी खरीद के हाथ ठेला में बेचेंगे, तो पैसे की जरूरत पड़े तो कौन के पास जाना पड़ता था? ब्याज पे जो पैसा देते हैं उनके पास जाना पड़ता था। और ब्याज पे पैसा देने वाला 100 रुपया देता था तो महीने में 125 रुपया वापस मांगता था। सही बात है कि नहीं? अब जितने कमाओ सब ब्याज में ही दे दो, कैसे जिंदगी चलेगी भाई? और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये बात तय की, एक तो बनी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, प्रधानमंत्री जी ने बनाई। एक बनी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मैंने बनाई। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपया का लोन बैंक देता है और उसको वापस करने की गारंटी हम लेते हैं, गारंटी देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर 10,000 रुपया वापस कर दें तो फिर 20,000 रुपया मिलते हैं। फिर 20,000 रुपया अगर वापस कर दें तो फिर 50,000 रुपया बैंक से मिल जाते हैं। ये योजना इसलिए बनाई कि धीरे धीरे हम अपनी कमाई बढ़ा के छोटी दुकान से अपनी दुकान को बड़ी दुकान कर लें, ताकि हम लगातार आगे बढ़ते जाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, पैसा पैसे को कमाता है, पैसा पैसे को कमाता है। अगर पैसा होते हैं और हम अपनी दुकान कोई और सामान खरीदते और बेचते हैं तो थोड़ा मुनाफा होता है, उसमें से बचा बचा के हम अपनी दुकान बड़ी कर सकते हैं, हम अपना काम धंधा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ कई बहनें ऐसी है कि जिनने अपनी आमदनी बढ़ा के साल भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा कर दी है, 1 लाख रुपया से ज्यादा कर ली। तो मैं चाहता हूं हमारी सारी बहनें, हमारे सारे भाई जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं,
वो धीरे धीरे अपने काम धंधे के माध्यम से अपनी बड़ी दुकान बना लें और ज्यादा पैसा कमाएं ताकि सुख से जीवन जी सकें। देखो, मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आराम करता रहूं। मैं मुख्यमंत्री इसलिए हूं कि आपकी जिंदगी में कैसे हम और ज्यादा खुशियां ला सकें, और इसके लिए ये काम धंधा अपना चलेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर के साथ सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, जो गांव में, हमारे गांव में सामान बेचते हैं अलग अलग भाई बहन, उनके लिए, और उनके लिए भी ये योजना है कि पहले 10,000 मिलेंगे, ब्याज मैं भरवाऊंगा ताकि ब्याज का बोझ ना पड़े, बिना ब्याज के देंगे, और 10,000 वापस करेंगे तो फिर 20,000 दिलवाएंगे, और 20,000 वापस करेंगे तो फिर 50,000 दिलवाएंगे। लेकिन आज आपके बीच में मैं ये फैसला भी कर रहा हूं कि अगर 50,000 वापस कर देंगे तो बिना ब्याज के 1 लाख रुपया भी दिलवाए जाएंगे, ताकि हम और बड़ा काम खड़ा कर सकें। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन्हें भी तो काम धंधा छोटे से ही शुरू किया, और छोटे से शुरू करके उसको बड़ा बनाते चले गए। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने आपको ये संदेश देने के लिए ही बुलाया कि हम सरकार की योजना का भी लाभ उठाएं, और उसके साथ हम अपनी मेहनत करके भी ज्यादा पैसा कमाएं ताकि हम सुख से जी सकें, हम आराम से रह सकें। अब कई जगह जब हमारे दुकानदार छोटे छोटे सामान बेचते थे तो तय बजोरी वसूल होती, तय बाजारी, इतने पैसा दो। अब 100 रुपया कमाओ और 40 रुपया वो ही ले लें। नगर निगम में, नगर पालिकाओं में हमने ये निर्देश दे दिए कि अब कहीं भी तय बाजारी वसूल नहीं की जाएगी। अरे वैसे ही गरीब आदमी 100 रुपया कमाए, तुम नहीं ले ले तो गरीब कहां जाएगा भाई। और इसलिए तय बाजारी वसूल करने से मैंने मना कर दिया कि गरीब आदमी बेचे सामान और पैसा कमाए और अपना परिवार चलाए। एक बात और, कई जगह मुझे हमारे पथ विक्रेताओं ने कहा कि हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं। कहां ठेला लगा लिया, चल इधर चल उधर, और इक्का दुक्का यही बता रहे थे कि कई बार तो सब्जी भाजी थोड़ी बहुत उठा लेते हैं तो परेशानी होती है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा, और इसलिए अब एक फैसला अपन और कर रहे हैं। गांव में और शहर में जितने ये सामान बेचने वाले सड़क पे हैं, उन सबके परिचय पत्र बनाए जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड। अरे भाई, अपन भी तो इंसान है, अपन कोई ऐसे थोड़ी हेरे गहरे के इधर वाले ने कहा उधर चल, उधर वाले ने कहा इधर चल। अरे हम भी इज्जत से जिएंगे यार। गरीब की भी तो इज्जत होती है मेरे बहनों और भाइयों, गरीब की भी इज्जत होती है। और इसलिए सबको परिचय पत्र बना के दिए जाएंगे ताकि यहां डाले गले में कि मैं राम सिंह पथ विक्रेता, तो पथ विक्रेता की भी इज्जत होनी चाहिए भाई। और कोई प्रशासन के लोग अगर पूछे तो बता दे कि हम ये हैं। होना चाहिए कि नहीं बताओ, सबका होना चाहिए ताकि हम ठीक से इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर सके। कई जगह शहरों में परेशानी होती है, यहां ठेला नहीं रख सकते, वहां नहीं लगा सकते, यहां सामान नहीं रख सकते, और इसलिए ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हाकर्स कॉर्नर बनाए जाएंगे। पहले से सामान बेचने के स्थान अलग अलग जगह जहां सामान बिक सके वो चिन्हित करेंगे ताकि हर कोई परेशान ना कर पाए और अपन इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर पाए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है ये, ताकि आप सुख से जी सकें। और मैं हूं आपका भाई, मैं हूं बच्चों का मामा, मेरी बहनों का भाई, और मैं इसलिए आया हूं फिर से मुख्यमंत्री बनके कि तुम्हारी जिंदगी सुधार दो। इसलिए भगवान ने भेजा है मुझे, और कोई दूसरा काम नहीं है मेरा।
इसलिए जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए, और कभी मरना भी पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी ठीक करके दुनिया से जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा ताकि हमारे देखो एक बार सारी व्यवस्था बन गई, उसको कोई फिर तोड़ नहीं सकता, उसको कोई भंग नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार मैं फिर आप सब भाई और बहनों का इस पथ विक्रेता सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं फिर बैठक करने वाला हूं बैंकों के साथ, ताकि बैंक वाले ज्यादा घुमाए फिराए नहीं, और उसके मॉनिटरिंग भी करेंगे ताकि आसानी से आपको अपना काम धंधा चलाने के लिए पैसा मिल जाए और आप आगे बढ़ सको। आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, और एक बात और, मिलके सब एक रहो। अलग अलग रहते हैं तो परेशान किए जाते हैं, मिलके इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई अपना बाल बांका नहीं कर सकता। और घबराना मत, साथ में मैं खड़ा हूं, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। तो मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहना हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं कहूंगा कमाने वाला खाएगा, आप कहना लूटने वाला जाएगा। कमाने वाला, लूटने वाला, अब कमाने वाला खाएगा। जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, वो खाएंगे, और गड़बड़ करने वाले को मामा नहीं छोड़ेगा, चिंता मत करना। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम मिलकर साथ चलें। मैं आपके संपर्क में रहूंगा, अपना बढ़िया संगठन बनाएं, और जब भी कोई संकट आएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह के उस संकट को समाप्त करूंगा। बोलो हम सब मिलकर एक रहेंगे, तो संकल्प लो सब मिलके कि हम मामा के साथ हैं, भैया के साथ हैं, और मिलकर साथ काम करेंगे। Through constant innovation, the group